हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलक ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज YouTube पे मैं अपना एक नया चैनल बनाने जा रही हूँ। माय नेम इज़ लकी झा एंड इस चैनल पर आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। तो बच्चे, यहाँ पर इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा सबसे बड़ा पर्पस यही है कि इस चैनल पर हम इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो बच्चे, इस आपको बायोलक ऑनलाइन क्लासेस पर क्लास 9th से लेकर 12th तक एंड साथ ही साथ नीट एस्पिरेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बायोलॉजी के लेक्चर्स में प्रोवाइड कराऊंगी, बॉटनी एंड जूलॉजी बोथ। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना पहला लेक्चर जो है वो इस चैनल पे अपलोड करने जा रहे हैं। तो होपफुली आपको पसंद आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई। तो पहला चैप्टर जो हम ले रहे हैं ये क्लास 11th एंड 9th दोनों के लिए ही है। तो दोनों स्टूडेंट्स जो है वो देख सकते हैं इसे। साथ साथ कि हमारा जो चैप्टर्स के जो कंटेंट होंगे वो हमेशा नीट के क्लासेस के अकॉर्डिंग ही होंगे एंड फिर क्लासेस वाइज जो है वो हम प्लेलिस्ट से आपको शो करेंगे कि भाई प्लेलिस्ट जो है वो 9th की अलग प्लेलिस्ट होगी और अदर क्लासेस की भी अलग प्लेलिस्ट होगी, 10th, 11th, 12th एंड नीट। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर। देखें, कोशिका जीवन की इकाई। बच्चों, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे लिख रखा है कोशिका जीवन की इकाई, यानी जो सेल होती है, सेल हमारी यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। हमारे जीवन की जो है वो इकाई होती है कोशिका। तो बच्चे, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अब कोशिका की अगर अपन परिभाषा दें, सेल की क्या डेफिनेशन होती है? तो स्टूडेंट, आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका है, ठीक है। कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। एक सिंपल सी बात है बच्चों कि इस अर्थ पर जो जीवन की शुरुआत है वो तब हुई जब जीव बना, ठीक है ना। कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का अगर निर्माण हुआ तभी जीवन की शुरुआत हुई। जैसे आप एक छोटे से छोटे जीवाणु यानी बैक्टीरिया से ले लीजिए तो बड़े से बड़ा एनिमल यानी कि आज हम पूर्ण विकसित जीव यानी कि मनुष्य, ठीक है। तो मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा उच्च विकसित जीव है। तो इन सभी का निर्माण जो है वो किससे हुआ है? कोशिका से। मतलब हमारे जीवन की शुरुआत क्या है? हमारे जीवन की जो शुरुआत है वो किससे हुई? कोशिका से। तो बच्चे, हमारा जो शरीर है उसकी संरचना भी कोशिका ने बनाई है और वास्तव में जो हम कार्य करते हैं तो वो कार्य भी किसके द्वारा किए जाते हैं? कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। इसी कारण से हम इसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, ठीक है। हमारे जीवन की या किसी के भी जीव के जीवन की जो है संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, ठीक है। आज हमारी कोशिकाएं, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक जीवाणु का शरीर वो भी एक कोशिका में ही विभक्त होता है, ठीक है ना। तो एक ही कोशिका में बनता है। अमीबा है, अमीबा भी एक कोशिकीय जंतु है, ठीक है। तो बच्चे, इसी प्रकार बहुत सारे जीव जो है वो इस अर्थ पर पाए जाते हैं और वो सभी जो है वो किससे बने हैं? कोशिका से मिलकर बने हैं। इसी कारण से सबकी संरचना यानी स्ट्रक्चर को किसने बनाया है? संरचना यानी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को भी जो है वो सेल ने बनाया है, कोशिका ने बनाया है। और हमारे जो भी फंक्शन है, हम जो भी बॉडी में कार्य करते हैं तो हमारे अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो वास्तव में कौन कर रहा है बच्चों? कोशिकाएं कर रही है। सपोज आज हम कहते हैं कि हमारे अंदर श्वसन हो रहा है, तो वास्तव में श्वसन कर कौन रहा है? तो श्वसन जो है, जो रेस्पिरेशन है वो हमारी कोशिकाएं ही करती है। जब अपन श्वसन का चैप्टर लेंगे तो इस बात को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम कहें कि हम जो है वो सर्कुलेशन हो रहा है, हमारी बॉडी में परिसंचरण हो रहा है, तो वास्तव में परिसंचरण हो कहाँ पे रहा है? कोशिकाओं के अंदर हो रहा है। तो बच्चों, हमारे अंदर होने वाले जितने भी कार्य हैं, कोई भी फंक्शन है, वो सभी एट द एंड कौन कर रहा है? कोशिकाएं ही कर रही है। इसी कारण से ये हमारी क्रियात्मक इकाई भी कहलाएगी, ठीक है ना। क्या कहलाएगी? क्रियात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट कहलाएगी। तो स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट हमारी क्या होती है? सेल होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। अब स्टूडेंट्स,
हमारी बॉडी किस प्रकार संरचना से बनी है, ठीक है, मतलब किस प्रकार कोशिका से मिलकर बनी है, तो इस बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, आप देखते हो कि इस अर्थ पर कुछ जो है वो एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं और कुछ बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं, कि जो इस अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, कुछ होते हैं एक कोशिकीय और कुछ होते हैं बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। तो देखें बच्चों, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो तो उनके तो एग्जाम्पल उदाहरण आप दे दीजिए, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया है यानी जीवाणु, ठीक है। ये जो हैं किससे बने हुए हैं, इससे केवल एक कोशिका से मिलकर बने हैं, तो इसका मतलब ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अमीबा एक जंतु होता है और जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके अलावा बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो देखें बच्चों, बहुकोशिकीय में भी बहुत अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है। जैसे कवक है, फंजाई, ठीक है, फंजाई यानी कवक जो है ये भी एक बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। इसके अलावा मनुष्य, ह्यूमन बीइंग है, ये भी एक बहुकोशिकीय जीव है। इसके अलावा आप और भी अदर एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे आप जो है वो ले लीजिए प्लांट्स के, पादप के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है ना, ऑन पादप प्लांट्स। तो प्लांट्स भी जो है वो, ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं। तो बच्चे बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अलग अलग प्रकार का क्या मतलब हो गया कि बच्चों बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं इन सबका शारीरिक संगठन बिल्कुल अलग प्रकार से मिलता है। जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं अपन कि जो फंजाई है, जो कवक होती है, ये हमेशा कोशिकाओं के समूह बना के रहती है, ठीक है ना, कोशिकाओं का समूह इनके अंदर देखने को मिलता है और ये वास्तव में कैसी होती है, बहुकोशिकीय, है ना। साथ साथ में हम आगे पढ़ेंगे ये बहुकेंद्र की भी होती है, जो अपन दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें मनुष्य हैं, तो मनुष्य में अंग तंत्र स्तर का जो है शारीरिक संगठन पाया जाता है। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन जो है वो पाया जाता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल क्या करती है कि कोशिकाओं का समूह, यानी नॉर्मल अपन कह दें बहुकोशिकीय है, ठीक है, कोशिकाओं का समूह बना के रहती है। ये वास्तव में बहुकोशिकीय भी होती है और बहुकेंद्रकीय भी होती है, ठीक है ना, मतलब इनमें इनकी कोशिकाओं में एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। मल्टी न्यूक्लियस होगी एंड मल्टी सेलुलर भी होगी, ठीक है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के अंदर जो बॉडी होती है वो उत्तक स्तर की होती है, टिश्यू लेवल, ठीक है ना, टिश्यू सिस्टम लेवल पाया जाएगा, ठीक है ना। उत्तक तंत्र स्तर इसमें पाया जाता है, उत्तक तंत्र स्तर इसमें पाया जाता है, टिश्यू सिस्टम लेवल पाया जाएगा। जबकि इनमें क्या पाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ह्यूमन बींग्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पर हमने बात करी कि ये क्या चीज़ें होती है, ठीक है, कि कोई नॉर्मल बहुकोशिकीय, नॉर्मल मल्टी सेलुलर है, ठीक है, कोई किसी में ऑर्गन सिस्टम पाया जा रहा है, अंग तंत्र। जैसे बच्चों हमारे अंदर पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको अपन कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। जबकि पादपों में देखा जाए तो पादप में क्या होता है, टिश्यू सिस्टम होते हैं। जैसे पादप में पाए जाने वाले कुछ उत्तक की बात करें अपन, जाइलम एक उत्तक है, फ्लोएम एक उत्तक है, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे जो उत्तक होते हैं वो आपस में मिलके प्लांट्स को बनाते हैं। तो मतलब प्लांट्स में अंग तंत्र नहीं पाया जाता, प्लांट्स में पाया जाता है उत्तक तंत्र। उत्तक जो है खूब सारे वो आपस में मिलके रहते हैं, अंगों का निर्माण नहीं होता प्लांट्स में, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा प्लांट के अंदर जैसे जो जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, ये सब भाग होते हैं, हम इनको अंग नाम नहीं दे सकते, ठीक है ना। क्या नाम नहीं दे सकते, ये कायिक भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, हम उनको कभी अंग नाम नहीं देते। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लांट्स में क्या होता है कि बहुत सारे उत्तक आपस में एक तंत्र बना के रहते हैं, जिसको अपन कहते हैं टिश्यू सिस्टम लेवल, यानी उत्तक तंत्र स्तर कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चों कि एक कोशिकीय जीव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि इनकी कोशिका जो है वो इनकी पूरे शरीर एक कोशिका से बना होगा और उस एक कोशिका में ही अपना जीवन जो है वो बिता लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुकोशिकीय में क्या होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के स्तर मिलते हैं।
यानी कि बच्चों यहाँ पर सब कुछ जो काम चल रहा है ना वो कोशिका से ही चल रहा है। सेल ने क्या करा है कि डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट किए हैं बॉडी के अंदर, और वही अरेंजमेंट्स जो हैं उनकी शारीरिक संगठन को बनाते हैं, उनका बॉडी लेवल जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड साथ ही साथ में आपको अगर इस टॉपिक में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं बच्चों। तो देखें स्टूडेंट्स, किस तरीके से कुछ कोशिकाएं जो है वो आगे डिवाइड करती है और ऑर्गन्स को बनाती है। तो एक सिंपल सी बात समझते हैं कि बच्चों कोई भी कोशिका, सबसे पहले क्या हुआ था कि किसी एक कोशिका का निर्माण हुआ, एक सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब बच्चों कोशिका का निर्माण जो है वो विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं से होता है, बायोमॉलिक्यूल से होता है। तो बच्चे हमारी कोशिकाओं में क्या है कि बहुत सारे जैव अणु पाए जाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कुछ जैव अणु की बात करें, डीएनए है हमारा, आरएनए है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट से बने हुए कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ अणु हैं, प्रोटीन से बने हुए कुछ अणु हैं, कुछ वसा से यानी वसीय अम्लों वगैरह से कुछ बने हुए अणु हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है वो जैव अणु कहलाते हैं। एंड बच्चों जैव अणु जो होते हैं वही कोशिका का निर्माण करते हैं। तो जब ये धरती बन रही थी तो इस धरती के बनने के बाद सबसे पहले जो जीवन की शुरुआत हुई वो कुछ जैव अणुओं के द्वारा हुई थी। तो जैव अणु ने कोशिका को बनाया और कोशिका बन गई, मतलब एक कोशिकीय जीव बन गए। तो उस प्रकार जो है वो जीवों का निर्माण हुआ और जीवन की शुरुआत हुई। तो बच्चे जीव विज्ञान के अंदर, बायोलॉजी के अंदर जो है वो हम किसी भी सजीव के जीवन का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव के जीवन का अध्ययन जो है वो जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो हम बायोलॉजी में आज सबसे बेसिक चैप्टर कोशिका ही पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एक कोशिका जैव अणुओं से बनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल से बनी है, एंड आगे जाकर इसी कोशिका ने क्या करा था, कुछ एक कोशिकीय जीवों को बनाया और आगे फिर बहुकोशिकीय जीव को बनाया। तो बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर कि बहुकोशिकीय जीव कैसे बने होंगे। ठीक है ना, क्या है बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे बने। तो देखें बच्चों, कोशिका जो थी इसने सबसे पहले कोशिका विभाजन की क्षमता विकसित हुई। ठीक है, कोशिका जो था उसमें सबसे पहले क्या था कि सेल के अंदर कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन की जो पावर थी वो डेवलप हुई। अब ध्यान रखिएगा कि जैसे डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट जो मैंने कहा ये जैव अणु होते हैं। इनमें क्या था बच्चों, इन्होंने कोशिका को इसलिए बनाया क्योंकि इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन का नेचर था, मल्टीप्लिकेशन का गुण था। मतलब ये अपनी प्रतिलिपि बना सकते थे, गुणन कर सकते थे। डीएनए वगैरह जैसे खासकर डीएनए जो है उसने अपना प्रतिलिपिकरण किया, तो इससे पता चला कि जैव अणु जो होते हैं उनमें प्रतिलिपिकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार बच्चों कि जैसे कोशिका का जब निर्माण हुआ तो कोशिका जो है वो भी नई कोशिकाओं को बनाने लग गई। ठीक है, मतलब कोशिका में भी वो मल्टीप्लिकेशन का गुण आया, प्रतिलिपिकरण का गुण आने लगा, उसको हम कहते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, अब सिंपल बात है बच्चों, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का मतलब है कि इससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या करा कि खूब सारी कोशिकाओं का निर्माण किया, विभाजन होगा तो कोशिकाएं तो बनेगी, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने एक ग्रुप ऑफ सेल बनाया, कोशिकाओं का समूह बनाया। क्या बनाया, कोशिका विभाजन से कोशिकाओं का समूह बना। ठीक है, अब बच्चों ये जो कोशिकाओं का समूह था, अब बात ये आती है कि जैसे सपोज कि ये एक कोशिका है। ठीक है ना, कोशिका है एक, अब उसने हमें एक मनुष्य को बनाया, सोच के देखिए। ठीक है, अब मनुष्य के अंदर मनुष्य को बनाना मतलब उसके अलग अलग अंगों को बनाना, आँख, नाक, कान वगैरह जो है सभी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करना। तो मतलब बच्चों ये कोशिकाओं का समूह था। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि इनमें से कौन सी सेल्स जो हैं वो हमारी आइज़ को बनाएंगी, कौन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाएगी यानी पाचन तंत्र को, कौन हमारे श्वसन तंत्र को बनाएंगी। तो कोशिकाएं तो बन गई, इनकी संख्या भी बढ़ गई कोशिका विभाजन के कारण, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन कौन से सिस्टम को बनाएगा या किस ऑर्गन को बनाएगा। तो बच्चे कोशिकाओं का समूह जो था, अब इसमें क्या हुआ, कोशिका विभेदन, कोशिका विभेदन होना बहुत इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो बाद में आगे जाके क्या हुआ, कोशिका विभेदन हुआ। ठीक है, अब कोशिका विभेदन का मतलब होता है कि इन्हीं कोशिकाओं में जो है कार्य के आधार पर विभाजन हो गया। ठीक है ना, जैसे सोच के देखिएगा बच्चों
कि सपोज एक कोशिका से 100 कोशिकाएं बनी, ठीक है, बार बार विभाजन हुए तो 100 कोशिकाएं बनी। अब इन 100 कोशिकाओं में भी अलग 10 कोशिकाओं को कह दिया कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाइए। हालांकि 10 कोशिकाओं से नहीं बनेगा, बहुत लाखों कोशिकाएं चाहिए होगी। बस मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ कि वो पाचन तंत्र को बनाएंगे, 10 कोशिकाएं श्वसन तंत्र में भाग लेगी, कुछ परिसंचरण तंत्र में भाग लेगी, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरीके से हर कोशिका, जो कोशिकाओं का समूह बना था ना, अब बहुत सारे समूह बन गए, ग्रुप्स जो थे वो अलग अलग डिवाइड हो गए, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या हुआ बच्चों, जब खूब सारे कोशिकाओं का समूह बना तो उनके कार्य निश्चित कर दिए गए कि आपको परिसंचरण तंत्र को ही बनाना है, आपको हृदय वगैरह, हार्ट वगैरह ही बनाने, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ बच्चों कि जो कोशिकाओं का समूह बना उसको कहा गया उत्तक, ठीक है ना। क्या कहा गया? उत्तक। तो बच्चे कोशिका तो ठीक है कि इसकी परिभाषा हमने लिख दी कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। उत्तक यानी टिश्यू। अब इसकी परिभाषा देखें बच्चों, कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति व कार्य समान हो, ठीक है। कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति व कार्य समान हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? उत्पत्ति तथा कार्य, ठीक है। ओरिजिन एंड फंक्शन, कि ऐसे कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो। कि जैसे बच्चों आज खूब सारे उत्तक हैं, ठीक है ना। अब एक उत्तक तो बने नहीं होंगे, बहुत सारे टिश्यू बने जिन्होंने अलग अलग अंगों को बनाया, ठीक है। तो अब उनमें क्या था कि जो टिश्यू हैं, जो उत्तक हैं, अब एक ऐसा समूह है। अब क्या होगा बच्चों कि सपोज कि ये एक उत्तक हो गया, ये दूसरा एक टिश्यू हो गया, ठीक है, ये थर्ड एक टिश्यू हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ए, बी और सी मैंने नाम दिया। मतलब बच्चों अगर आपका सपोज कीजिए कि जैसे उत्तक होते हैं ना, अब उत्तकों से मिलकर आगे बनता है अंग, ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है ना। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, ठीक है ना। तो एक ऑर्गन के अंदर, मतलब टिश्यू से मिलकर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलकर एक ऑर्गन बनता है, ठीक है। अब बच्चों जैसे सपोज आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए किसी भी एक ऑर्गन का। आईज है हमारी, ठीक है ना। हमारी कोई भी एक अंग हमने कह दिया, आंखें हो गई हमारी, ठीक है ना, आईज। अब बच्चों इस आंखों में आप देखिएगा कि अलग अलग पार्ट्स आपको नजर आते हैं। एक होता है अपना श्वेत पटल हो गया, ठीक है ना, आपके रेटिना वाला पार्ट हो गया, कॉर्निया वाला भाग हो गया, लेंस एक अलग भाग होता है, आइरिस एक अलग भाग होता है हमारे आइज में, है ना, सब पढ़ेंगे अपन। प्यूपिल वगैरह एक अलग पार्ट होते हैं। तो मतलब आपकी एक ही ऑर्गन में, आइज एक ऑर्गन है और उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के पार्ट्स मिल रहे हैं। मतलब हर पार्ट को बनाने वाला एक अलग टिश्यू होगा, ठीक है ना। तो खूब सारे उत्तकों ने मिलकर क्या बनाया? एक अंग को बनाया। इसी प्रकार हमारे स्टमक ले लीजिए, स्टमक में भी अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं, उनमें भी विभिन्न प्रकार के उत्तक उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा कि विभिन्न प्रकार के टिश्यू जो थे, ठीक है ना। टिश्यू का निर्माण तब हुआ जब एक कोशिका ने कोशिका विभाजन किया, तो कोशिकाओं का समूह बनाया और फिर कोशिका विभेदन भी किया। विभेदन के कारण उनमें कार्य के आधार पर विभाजन हो गया कि कौन से टिश्यू जो है वो किस ऑर्गन को और किस अंग के किस भाग को बनाएंगे। समझे बात को? ठीक है। तो इस प्रकार ऑर्गन बन गया। अब बच्चों क्या हुआ कि ऑर्गन से आगे जाकर के, अंग से आगे जाकर के अंग तंत्र विकसित हुआ। क्या हुआ? ऑर्गन से आगे जाकर के ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र का विकास हुआ। अब बच्चों अंग तंत्र जो होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जो ऑर्गन सिस्टम होता है, जो अंग तंत्र होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि अपने पाचन तंत्र एक अंग तंत्र है, श्वसन तंत्र भी एक अंग तंत्र है, परिसंचरण तंत्र भी एक अंग तंत्र है। तो इस प्रकार जो है वो खूब सारे अंग तंत्रों का निर्माण हुआ। तो बच्चे अब यहाँ पर देखिएगा, ऐसे अब सारे जीवों के अंदर, सभी जीव जो हैं उनके अंदर ज़रूरी नहीं है कि अंग तंत्र पाया जाए। किसी किसी का शरीर होता है जिसमें केवल अंग पाए जाते हैं, लेकिन अंग तंत्र सारे विकसित नहीं होते।
कुछ एक अंग तंत्र विकसित होंगे, किसी में हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा ना पाया जाता हो, किसी में श्वसन तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं होता। तो इस प्रकार, ठीक है ना, तो सबका अंग तंत्र जो है ज़रूरी नहीं है सब में हर प्रकार के ऑर्गन सिस्टम पाए जाएं। तो बच्चों जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें शारीरिक संगठन अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे मैंने कहा फंजाई है ना। अब फंजाई में तो क्या होगा कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एक साथ समूह बना के रखेगी, ठीक है, और बहुकेंद्र की अवस्था होगी उनमें। तो बहुकोशिकीय जीवों में शारीरिक संगठन का जो स्तर होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ जीवों में कोशिकीय स्तर का मिलता है, जैसे पोरीफेरा होते हैं जो स्पॉन्ज वगैरह होते हैं। स्पॉन्ज वगैरह में केवल कोशिकाएं जो होती है वो बहुत सारी कोशिकाएं समूह बना के रहती है, ठीक है, तो उनमें उत्तक नहीं पाए जाते, उनमें केवल टिश्यू लेवल ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन मिलता है। किसी किसी के अंदर उत्तक मिलते हैं केवल, किसी में अंग मिलते हैं, ठीक है, तो किसी के अंदर पूरी तरीके से सारे डेवलप ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। जब हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जंतुओं का वर्गीकरण वगैरह, तब हम पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के जंतु इस अर्थ पर पाए जाते हैं, एंड प्लांट्स भी, ठीक है। तो बच्चे टिश्यू की डेफिनेशन याद रखना, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति व कार्य समान हो, ठीक है। सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति समान होनी चाहिए, एक कोशिका से होनी चाहिए, और कार्य भी वो तक समान करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखें स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि देखें कोशिका की, सबसे पहले बात करते हैं हमारे जीवन की, है ना। हम यहाँ पर ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स के बारे में जैसे बात करते हैं, तो बच्चों हमारे जीवन की प्रथम कोशिका, हमारे जीवन की प्रथम कोशिका युग्मनज होती है, ठीक है ना। कौन सी कोशिका कौन सी होती है? युग्मनज होती है। युग्मनज को इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। देखें बच्चों, अब यहाँ पर अपन कोशिकाओं के कुछ गुण पढ़ते हैं। सबसे पहला गुण कि बच्चे जो कोशिका होती है ना, उनमें हमेशा नई कोशिकाओं को बनाने की क्षमता होती है। जैसे अभी आपने देखा कि कोशिका से उत्तक बनते हैं, ठीक है, तो हर कोशिका के अंदर ये पावर होती है, मतलब शुरुआती अवस्था में, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर कोशिका ही विभाजन कर सके। तो बच्चे कोशिकाओं के अंदर ये क्षमता होती है कि वो नई कोशिकाओं को बना सकती है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट, हमारे लाइफ की पहली कोशिका थी जाइगोट, मतलब ये जाइगोट यानी युग्मनज जो थी, ये प्रथम कोशिका थी जो माता के शरीर में सबसे पहले हमारे रूप में विकसित हुई, ठीक है। तो हमारी मदर की बॉडी में जो युग्मनज जो था वो हम थे, एक कोशिका थी सिंगल। फिर बाद में 9 मंथ का जो पीरियड था, उस पीरियड के अंदर जो है, उस समय अंतराल के अंदर ये कोशिकाओं ने विभाजन किए, विभाजन करके विभिन्न उत्तकों को बनाया, और विभिन्न उत्तक ने विभिन्न अंगों को बनाया, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। जैसे सपोज बच्चों, अब यही युग्मनज क्या करेगा कि आगे डिवाइड करेगा, कोशिका विभाजन करेगा और विभिन्न प्रकार के उत्तक और अंगों का निर्माण करेगा, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे उत्तक बन नहीं पाए तो उसमें अंग नहीं बनेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन बच्चों कि आपने देखा होगा जन्म से किसी की आंखें नहीं होती, ये जो आई बॉल होती है ये किसी की पूरी आंखें होती ही नहीं है। एक तो होता है कि किसी को दिखाई नहीं देता, बचपन से अंधा होता है, ठीक है, लेकिन एक वो होते हैं जिनकी आंखें ही नहीं होती बिल्कुल। कहने का मतलब वो आंखें क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके अंदर जो आंखों को बनाने वाले जो उत्तक थे वो डेवलप ही नहीं हो पाए, लेकिन बाकी सारे अंग बन गए। तो आंखों को बनाने वाले उत्तक बन ही नहीं पाए, मतलब कोशिका ने कहीं विभाजन रोक दिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि उनका जो भ्रूणीय अवस्था के अंदर जो विकास था वो अवरुद्ध हो गया, वो रुक गया। सिंपल बात है ना, समझ में तो आ रहा है सभी को, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बाकी आप लोगों को जैसा जो है वो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आते हैं तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आपके सारे डाउट्स मैं सॉल्व करूँगी। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो है स्पेशली आप बताइएगा कि आपको अगर कोई दिक्कत आए तो ज़रूर बताइए, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें, तो युग्मनज जो था मतलब ये आगे जाके डिवाइड करेगा, मतलब हर कोशिका में क्षमता होती है कि वो विभाजन कर सकती है और विभाजन करके किसी जीव का निर्माण करती है, ठीक है ना।
अब बच्चे, जो प्रथम कोशिका थी, सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज करी थी, ठीक है ना, सर्वप्रथम कोशिका की खोज इन्होंने करी थी। अब बच्चे, रॉबर्ट हुक जो हैं इन्होंने सर्वप्रथम कॉर्क कोशिकाओं को देखा था। ध्यान रखना, किसको देखा था? कॉर्क कोशिकाओं को, ठीक है ना, कॉर्क कोशिकाएं, ठीक है ना, कॉर्क कोशिकाओं को इन्होंने सबसे पहले देखा था। अब बच्चे, जो कॉर्क कोशिकाएं होती है, ध्यान रखना कि वो एक प्रकार की मृत कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, ये डेड सेल्स होती हैं, ठीक है ना, क्या होती हैं? डेड सेल्स, दीज आर डेड सेल्स। तो कॉर्क जो है वो एक प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, और पादप मृत कोशिका होती है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने जो है वो सबसे पहले कॉर्क कोशिकाओं को देखा था, और शब्द जो कोशिका था वो भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। शब्द कोशिका किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने ही शब्द कोशिका दिया था। तो बच्चे, रॉबर्ट हुक ने शब्द कोशिका भी दिया, और कोशिका को सबसे सर्वप्रथम जो खोजा था, जो देखा था, वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही देखा। अब बच्चों, कॉर्क कोशिकाएं जब इन्होंने देखी तो इन्होंने कहा कि कोशिकाएं जो है वो बाउंड्रीज से घिरी हुई होती हैं, ठीक है ना, कि जो इन्होंने कोशिका जो दिया था, शब्द जो दिया था, तो इन्हें सबसे पहले कॉर्क कोशिकाएं कुछ इस तरीके से नजर आई। मतलब इनमें केवल और केवल इनके अकॉर्डिंग बाउंड्री ही प्रेजेंट थी, कि भाई चार दीवारी से घिरी हुई एक संरचना है, एक बाउंड्री से घिरी हुई संरचना है जो अंदर से खाली है, सिर्फ उसकी बाउंड्रीज मिलती है। तो कुछ इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने कहा था कि जो कॉर्क सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कॉर्क सेल्स होती हैं ये हनी बी के समान होती हैं, सॉरी हनी कॉम्ब के समान, ठीक है ना, हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती हैं, ठीक है ना, मधुमक्खी के छत्ते के समान इन्हें ये संरचना नजर आई। तो बच्चे, इन्होंने जो है इसको नाम क्या दिया? सेल नाम दिया। अब जो बच्चों, सेल जो शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द होता है, ठीक है, और इस सेल का मतलब होता है खाली रूम, एम्प्टी रूम, ठीक है ना। तो सेल का मीनिंग क्या होता है? एम्प्टी रूम। तो इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने सेल जो वर्ड यूज किया था ना, जो शब्द कोशिका, ठीक है ना, इन्होंने क्या दिया था? टर्म सेल दी थी इन्होंने, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इन्होंने सेल बोला था। तो सेल का मीनिंग लैटिन लैंग्वेज में होता है एम्प्टी रूम, खाली कमरा। तो उसी प्रकार इनको जो है वो कोशिका नजर आई, मतलब इनको सेल के अंदर कुछ नहीं नजर आया। जैसे आप जानते हो केंद्रक होता है कोशिका में, कोशिका द्रव्य होता है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी पूरा का पूरा अपन कहें प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन इनको इस प्रकार से कोई संरचना नजर नहीं आई। तो रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने जो सेल देखी वो केवल चार बाउंड्री से घिरी हुई थी। लेकिन बच्चों, अब इन्होंने प्लांट सेल देखी थी, कॉर्क सेल प्लांट सेल है। तो ध्यान रखिए, इन्होंने जो वास्तव में देखा था वो था कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल देखी थी। क्या देखी थी इन्होंने जो देखी थी सबसे पहले वो थी केवल कोशिका भित्ति, ठीक है ना, क्या थी बच्चों? कोशिका भित्ति। तो वास्तव में इन्हें कोई भी शारीरिक संगठन जो है वो नजर नहीं आया था, ठीक है ना, क्या नहीं नजर आया? इसमें किसी भी प्रकार का शारीरिक संगठन ही कोशिकीय संगठन, तो कोशिका में किसी प्रकार का कोई संगठन इन्हें नजर नहीं आया। बाद में बच्चों क्या हुआ कि इस प्रकार इन्होंने खोज करी। बाद में एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज करी थी, ठीक है ना, इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया था, जीवित कोशिका का अध्ययन किया था, ठीक है ना। और इन्होंने जो जीवित कोशिका का अध्ययन किया वो जीवित कोशिका थी, इसके उदाहरण थे बच्चों आरबीसी, यानी इन्होंने लाल रुधिर कणिकाओं को देखा, इन्होंने जीवाणु कोशिका को देखा, ठीक है, और इन्होंने अमीबा की कोशिका को देखा था, ठीक है, ये सभी जीवित हैं। तो
तो यानी कि लिविंग सेल्स को इन्होंने सबसे पहले देखा। तो बच्चे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, ये ऐसे एक साइंटिस्ट थे जिनके पास उस वक्त का सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप हुआ करता था। अब बच्चों इस माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने डिटेल में उस कोशिकाओं की स्टडी करी। रॉबर्ट हुक तो कहकर चले गए कि ये हनीकॉम्ब की समान स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, लेकिन फिर ल्यूवेनहॉक ने कहा कि मुझे जो सारी कोशिकाएं दिखाई गई, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा को भी देखा था इन्होंने कहा कि जो आरबीसी की कोशिका थी, है ना, उसकी संरचना अलग थी, है ना, बाइकॉन्वेक्स पाई जाती है, द्विउत्तल संरचना होती है, इसमें केंद्रक पाया नहीं जाता, लेकिन इसमें अदर चीज़ें और पाई जाती हैं, ठीक है, मतलब कोई ना कोई संगठन जरूर पाया जाता है। जीवाणु की कोशिका जो होती है उसकी संरचना अलग अलग होती है। कुछ जीवाणु होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, गोलाकार, कुछ होते हैं जो रॉड शेप के होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पाइरलम शेप के होते हैं। मतलब बैक्टीरिया जो है वो इनको अलग अलग आकार आकृति के नजर आए। इन्होंने कहा बैक्टीरिया का जो आकार है वो अलग अलग होता है जीवाणुओं का, ठीक है। मतलब एक बात तो क्लियर थी कि यहाँ पर जैसे अमीबा है, ये कैसा मिला है इनको अनियमित संरचना मिली अमीबा की, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर एक बात क्लियर करी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कि भाई जीवित कोशिका जो होती है, ठीक है, इनके अंदर किसी प्रकार का कोशिकीय संगठन जरूर पाया जाएगा। केंद्रक हो गया, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म वगैरह, ये सब जरूर पाए जाएंगे। जबकि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखी थी वो एक डेड सेल थी, मृत कोशिकाएं थी। इसी कारण से इन्होंने जो वास्तव में देखा वो कोशिका नहीं थी, पूरी सेल नहीं थी, वो केवल कोशिका भित्ति थी, ठीक है ना। तो ये रॉबर्ट ल्यूवेनहॉक ने क्लियर किया कि जीवित कोशिकाओं में कोई कोशिकीय संगठन होता है, जबकि रॉबर्ट हुक के अकॉर्डिंग कोशिकीय संगठन का नाम का कोई चीज़ थी नहीं। बाद में अपन आगे कल अपने अगले लेक्चर्स के अंदर हम ज़रूर पढ़ेंगे बच्चों कि भाई कौन कौन से संगठन होते हैं, क्या क्या कोशिका में पाया जाता है और किसने इन संगठनों की खोज करी थी, कि कोशिका में जीव द्रव्य किसने खोजा, न्यूक्लियस को किसने खोजा। तो ये सारी चीज़ें अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया और डेड सेल की स्टडी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ओके, तो बच्चों आज हमने कोशिका इस चैप्टर का जो है एक बेसिक सा लेक्चर लिया है एंड हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और डिटेल में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो बच्चे आप तब तक हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।